बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हमने थीम डेवलपमेंट शुरू करनी है। तो उसके लिए कुछ स्लाइड्स हैं, पहले वो दो स्लाइड्स हैं वो देख लेते हैं। तो थीम डेवलपमेंट में आज हम थोड़ा सेटअप करेंगे कि कहाँ पे इसकी फाइल्स वगैरह होती है और कैसे एक थीम शुरू से बनती है, ब्लैंक थीम। तो उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, प्लगइन्स हैं तीन, तो वो भी देखेंगे। तो हम ऐसी प्लगइन्स कवर करते जा रहे हैं जो हमें यूज करनी ही करनी होती है हर हर वेबसाइट में तकरीबन। तो ऐसी प्लगइन्स हम कवर करते जा रहे हैं ताकि कोई इशू ना हो। तो थीम डेवलपमेंट में सबसे पहले तो डेवलपमेंट का सेटअप होता है, वो हम करके देखेंगे। बाकी टेम्पलेट की हायरार्की होती है। तो ये फाइल्स हमें ना चाहिए होती है, ठीक है। एक ये फंक्शंस डॉट पी एच पी, स्टाइल डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो फाइल्स आप ये फाइल जरूरी है, इसके साथ थीम चल पड़ती है। लेकिन एक पूरी फंक्शनल थीम बनाने के लिए ये बाकी चीज़ें भी चाहिए। फ्रंट पेज जो आपका मेन पेज होता है वो फ्रंट पेज होता है, अगर वो लोड नहीं होता तो इंडेक्स पेज लोड होता है। तो उसके बाद ब्लॉग अक्सर में ब्लॉग होम पेज पे सारे ब्लॉग्स की वो होती है, लिस्टिंग होती है। सिंगल डॉट पी एच पी एक सिंगल पेज होता है, ठीक है। और इसी तरह एक पेज का टेम्पलेट होता है, उसमें कोई और डिजाइन होता है। आर्चिव में सारी आर्काइव्स होती हैं, सर्च में आप सर्च कर सकते हैं। और 404 एरर का पेज होता है, ठीक है। तो जब कोई पेज नहीं मिलता तो ये एरर शो होता है। और हेडर फुटर के अलग अलग होते हैं। तो ये है सारा इसकी जो मेन टेम्पलेट है। तो अब हम देखते हैं कि थीम कैसे हमने बनानी है, ठीक है। तो अभी हम सिंपली इसका सेटअप ये है कि आपने जहाँ भी लोकल डब्ल्यू पी इस तरह यूज़ करना है, या फिर अगर आपने होस्टिंग पे इंस्टॉल किया है तो आप उसे ओपन कर लें पहले तो, ठीक है। जैसे हम यूजुअली ओपन करते हैं, तो अपना ईमेल पासवर्ड डालें और लॉगिन कर लें। अच्छा, तो इधर आपके पास अपीयरेंस में थीम्स में जैसे हमने पहले देखा था, तो मल्टीपल थीम्स आ रही हैं, ठीक हो गया। और थीम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो भाई इधर वर्जन आ रहा है, किसने बनाई है उसका नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, टैग्स आ रहे हैं, एक पिक्चर आ रही है। तो ये चीज़ें हमें शो हो रही हैं। तो इसके लिए अब हमने इसको बनाना है। तो सिंपली इधर एक वी एस कोड का ऑप्शन है, आपने इधर क्लिक करना है, ठीक हो गया। तो आपके पास आएगा डब्ल्यू पी कंटेंट, ठीक है। और उसके अंदर होगा थीम्स, ठीक है जी। तो थीम के अंदर आपने ये फाइल वाला बटन है और ये फोल्डर वाला, तो ये फोल्डर एक बनाना है नया। तो हम कहते हैं कि फास्ट थीम है हमारी, हमने नाम वैसे ही दे दिया बस इसको, ठीक है। फास्ट थीम कोई भी आप नाम दे दें, ठीक है। फास्ट, हम इसमें ये दे देते हैं फास्ट नाम हो गया, ठीक है। आप इसमें कुछ फाइल्स बनानी है, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक हो गया। एक तो इसमें सारे स्टाइल्स आएंगे। तो इसमें सारे स्टाइल वगैरह हमारे आएंगे। साथ में हमने एक फाइल बनानी है फंक्शंस डॉट पी एच पी, इसमें सारी फंक्शनलिटी होगी थीम की, ठीक है। और एक इंडेक्स डॉट पी एच पी बनाना है, इसमें अगर फ्रंट डॉट पी एच पी काम नहीं करेगा तो इंडेक्स डॉट पी एच पी आ जाएगा। और फ्रंट पेज डॉट पी एच पी बना लेते हैं, एक ये फ्रंट पेज डॉट पी एच पी। तो और देखते हैं कोई रह गया हो अगर। ये हो गए सारे। हेडर फुटर सारे बना लेते हैं, पहले इसमें थोड़ा बहुत कोड लिख लेते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो स्टाइल असल में हम थीम का तो सारा कोड है ना, कि थीम है क्या, नाम वगैरह वर्जन, तो वो हम स्टाइल डॉट सी एस एस में देते हैं। तो मैंने ये कोड पहले से लिखा हुआ है, तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि फिर वो लंबा हो जाता है लिखना। तो ये कोड है, ठीक है। अब समझ लेते हैं क्या है। आपने ये स्लैश डालनी है, उसके बाद एस्ट्रिक डालना है, और इसी को इस तरह क्लोज करते हैं, एक तरह से कमेंट ये ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या है, हाँ हमने थीम का नाम लिखना है, थीम नेम का नाम ये आ गया। अगर थीम की वेबसाइट है तो आपने वो वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो फास्ट
थीम। ठीक है, ये आ गया। अब किसने बनाई है, ठीक है, उसका ऑथर का नाम डालना है। ऑथर की वेबसाइट है तो वो डालनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे डिस्क्रिप्शन फास्टेस्ट ई कॉमर्स थीम, लाइट स्पीड, कुछ भी आप जितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें लिख दें। वर्जन है इसका हम 5.0 लिख देते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा हमने जब इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ रहे थे तो टेक्स्ट डोमेन का पढ़ा था, तो ये भी आप डाल लें। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगी, लेकिन ये बेसिक है, ये डाल देनी चाहिए। तो यही रिकमेंडेड है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आप डाल दें। टेक्स्ट डोमेन फास्ट फास्ट थीम लिख देते हैं, ठीक है, फास्ट थीम। तो सेव करते हैं, अब देखते हैं कि थीम आई है कि नहीं आई। अ, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जी इधर एक थीम आ गई है हमारे पास अपनी। देखते हैं क्या क्या वर्जन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, नाम आ रहा है उसका। अच्छा, इधर हम चाहते हैं पिक्चर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इसे कॉपी करना है। और इसका साइड फोल्डर है, इसके फोल्डर में आ जाना है आपने। उसके बाद ऐप और पब्लिक में जाना है। और डब्ल्यू पी कंटेंट में जाना है, थीम्स में जाना है। ये अपनी थीम जो हमने बनाई है उसका फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इधर स्क्रीनशॉट होना चाहिए, इसका मतलब स्क्रीनशॉट यही स्पेलिंग्स हो, तो वो आपकी एक फाइल काम कर जाएगी, ठीक है। अब उसको देखते हैं। तो देखें, यही यही मेरे पास पिक्चर थी। ये देखें, ये वाली पिक्चर थी। और यही पिक्चर यहाँ पे आ गई। और ये हमारी थीम अब बन गई है। और अब हम बाकी फाइल्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपनी थीम में जाते हैं और कुछ फाइल्स और ऐड करते हैं यहाँ पे। है हेडर डॉट पी एच पी ऐड करते हैं, इसमें हम हेडर बताएंगे अपनी वेबसाइट का, ये वाली हिस्सा। हम्म, ये वाला हिस्सा बताएंगे, ठीक है। और फुटर में हम ये वाला हिस्सा बताते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। हेडर और फुटर में हम ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो दोनों की फाइल्स अलग अलग होती हैं और इसमें अलग अलग फुटर और हेडर होता है। तो इसलिए ये इसलिए होता है ताकि आपने देखें 15-20 पेज बना दिए, अब हर में आप अलहदा हेडर और फुटर कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं ना। तो अगर आपने चेंजेस भी करनी होगी तो आप एक हेडर फुटर में चेंज करेंगे, हर पूरी वेबसाइट का हेडर फुटर चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से इसके लिए अलग अलग फाइल्स हैं। और इसके लिए और 404 का पेज बना लेते हैं ताकि कोई एरर का पेज आए तो कोई खाली पेज ना दिखे उसे, उसे एक एरर एरर का पेज दिखे। सर्च वाला बना लेते हैं। तो डॉट पी एच पी, आर्काइव और होम और सिंगल का पेजेस बना लेते हैं। ये सारे पेजेस बनाने हैं आपने, तभी थीम देखिए वो उसके बगैर भी काम कर रही थी 2-3 फाइल्स के साथ। तो लेकिन ये सारी होना जरूरी है, तो अगर आपने पब्लिश वगैरह करनी है, ठीक है, तो ये उसके लिए ज़रूरी है। वैसे आप 2-3 फाइल से भी बना सकते हैं, जैसे हमने एक प्लगइन बनाई थी उसमें हमने एक ही फाइल रखी थी, तो प्लगइन भी बन गई थी। तो लेकिन उसमें थोड़ी और फाइल्स भी होती हैं जो उसमें यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो सिंगल डॉट पी एच पी बना लेते हैं। तो ये सारी पेजेस हमने बना ली हैं सारे, ठीक है। तो यही डेवलपमेंट है। और एक और तरीका अब आप देखेंगे, हम इसे एक्टिवेट करके देखते हैं पहले। तो एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, विजिट साइट करते हैं, देखें सब कुछ ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम फ्रंट पेज पे कुछ लिखें शायद तो कुछ आ जाए हमारे पास। और देखिए ये फ्रंट पेज है, तो फ्रंट पेज पे जो भी आप लिखेंगे टेक्स्ट वगैरह तो वो यहाँ शो होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम फिर पीएचपी के अंदर लिखते हैं, पीएचपी के टैग के अंदर। तो एचटीएमएल को भी, ताकि पीएचपी है ना, तो पीएचपी आना जरूरी है अगर थीम आपने सही बनानी है। तो इसका ये है कि देखिए इसमें कोई फाइल्स नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है, थीम कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपने कोई पर्सनल थीम बनानी है तो ये थोड़ी सी फास्ट हो जाती है दूसरों की थीम से। लेकिन जैसे ये थीम है, एस्ट्रा हो गई, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ और थीम। बहुत मशहूर मशहूर थीम है, वो फास्ट ही होती हैं। ये हेलो एलिमेंटर बहुत फास्ट है, ठीक है। और ये एस्ट्रा बहुत फास्ट है। इसके अलावा जनरेट प्रेस बहुत फास्ट है।
तो ये भी फास्ट है। लेकिन कुछ जैसे हैवी थीम्स होती हैं, वो भी होती हैं, तो फिर अगर आप चाहते हैं तो अपनी थीम बनाना, तो आप अपनी थीम बना सकते हो। एक और तरीका है, आपने ना टेम्पलेट्स, अगर आपने ऐसे थीम बना लिया, तो टेम्पलेट्स में जाके ये एलिमेंटर के साथ आते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। तो थीम बिल्डर का ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो फिर आप यहाँ से भी देखें, सारे पेजेस दिखा रहे हैं हमें साइट के पार्ट्स क्या क्या है। तो आप यहाँ पे से भी, बजाय के फोल्डर और हेड चीजें बनाने के, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ये इसका ऑप्शन है, मतलब एक एलिमेंटर का अपने पास। तो यहाँ से हेडर फुटर और सारी आप अपनी एक थीम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें ये ज़्यादा फायदा है कि आपको, जैसे हम हेडर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऐड न्यू हेडर बनाते हैं। तो हम्म, हाँ अभी नहीं, क्योंकि फाइल्स हमने बना ली है यहाँ पहले से ही। तो मे बी इसलिए वो तंग कर रहा है। हम थीम और कर देते हैं एक्टिवेट ये, और अब आपको दिखाते हैं। तो हम एक हेडर बनाना चाहते हैं ना, तो ये देखें, ये टेम्पलेट्स पहले से ही दे रहा है, ठीक है। इंसर्ट लाइब्रेरी से कनेक्ट करना पड़ेगा तो इंसर्ट हो जाएगा ये। तो फिर आप इसका भी यूज़ करके थीम बना सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल वही है जो आप खुद बनाएंगे, क्योंकि थीम डेवलपमेंट का मतलब ही ये है कोड अपना लिखना और उसको कस्टमाइज करना। तो अभी कोई क्वेश्चन है इस हवाले से किसी का? आज सिर्फ सेटअप किया है। इसकी फाइल्स जो जो ज़रूरी हैं वो हमने देखी हैं कि कौन सी फाइल्स हमें होनी चाहिए, ताकि फिर कल जब हम देखेंगे पेजेस वगैरह, तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे। तो उस लिए किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, आप कंटिन्यू। ठीक है। तो कल हमने वूकॉमर्स की प्लगइन देखी थी, और आज सर अली आपको दो प्लगइन्स के बारे में बताएंगे, अल्टीमेट डैशबोर्ड और साथ में कुकीज़ वाला। तो सर अली उनके बारे में बताएंगे, मैं आपको डब्ल्यूपी मेल के बारे में बताऊंगा। तो मैं अभी वो कवर कर देता हूँ आप सबके साथ। तो फिर हम ऐसे प्लगइन्स भी कवर करेंगे जिससे हमें फ़ायदा, और जो हम यूज़ करनी है हमने फ्यूचर में, हर वेबसाइट में यूज़ करते हैं इसे। तो डब्ल्यूपी मेल, जैसे वर्डप्रेस मेल है डब्ल्यूपी मेल का मतलब। तो इससे मतलब कि इसमें आप मेल सिस्टम सेटअप करेंगे अपना, ठीक है। तो ये वाली प्लगइन है। तो इसमें क्या है कि जब आप ये सेटअप वगैरह कर लेंगे, तो ये आपसे कहेगा, ये जो सेटिंग्स हैं इसकी, ठीक है। अगर आपने लाइसेंस की परचेज करनी है तो आप यहाँ पर करेंगे सेटअप विजर्ट, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा सेटअप कराएगा, ठीक है। तो अभी ईमेल पूछ रहा है, जो हमने वर्डप्रेस बनाते वक्त ईमेल दी थी ना, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने आ गई है। अब जो भी ईमेल यूजर को जाएगी वो इस ईमेल से जाएगी। लेकिन यूजली आपने देखा होगा, जैसे info@, और जो भी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है ना, facebook.com ऐसी ईमेल होती है। तो ये होस्टिंग प्रोवाइडर ना, होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं ये ईमेल्स इस तरह वाली, जिसके आखिर में .@gmail.com नहीं होता, डोमेन का नाम होता है। तो यूजली लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आप नेम दे सकते हैं। इसके बाद ये, आपने तो जीमेल का सुना होगा, याहू वगैरह, तो ये सारे ना ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। SMTP बोलते हैं इसे। तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी जीमेल है @gmail.com, वो आपको आपकी होस्टिंग में मिल जाएगा कि कौन सा आपका मेलर है, ठीक है। तो फिर आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे अदर SMTP पे करके यहाँ पे उसकी होस्ट डालेंगे, और सब कुछ डिटेल्स उसी में आपको मिलेंगी। तो फिर आपके जो है ना ईमेल कनेक्ट हो जाएगी। फिर जो भी ईमेल जाएगी तो इसी ईमेल से जाएगी, और अगर ईमेल आएगी भी सी तो इसी ईमेल से आएगी। ईमेल लॉग है यहाँ पे, जो ईमेल अगर आपका पास प्रो वर्जन है तो वो बताएगा कौन सी ईमेल गई हैं और कौन सी हमें आई हैं। वरना आपके मेल बॉक्स में भी ईमेल वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। बाकी इसके प्रो फीचर्स हैं, तो अगर आपने नल नल GPL प्लगइन या नल प्लगइन है तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, या ओरिजिनल प्लगइन लेके, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। बस इसका यही है। ये अगर तकरीबन इसमें पेड फीचर हैं अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है थोड़ी ज़्यादा। लेकिन वैसे आपको क्या कहते हैं, जनरल में बस आपकी ईमेल्स कंट्रोल करेगा ये। तो इसका मकसद यही है, ठीक है। तो ये है मेरी साइड से। जी सर अली। ये आपने वो बताया ना, जिस तरह हर वेबसाइट की एक बिजनेस ईमेल होती है। हाँ तो जी। जिस जिस तरह हम ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर बात करें तो उसने कोई एक्स वाई जी डोमेन ली होगी,
और उसी डोमेन के ऊपर सारी मेल्स उसको आती हैं, उसी मेल से वो कस्टमर को भी मेल्स भेजते हैं सारे क्लाइंट्स को। बेसिकली वो मेल बॉक्स मैनेज करने के लिए ये वाला प्लगइन हम यूज़ करते हैं। हाँ जी, वो वही मेल बॉक्स मैनेज करने के लिए ना इस तरह के प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये होगा कि जो भी ईमेल्स वगैरह आएंगी या सेंड होंगी या रिसीव होंगी, तो वो और प्लगइन्स में तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई सेंड करनी ईमेल, लेकिन कौन सेंड करेगा, ये ईमेल वो काम करेगी। ये सारा सेटअप कर देगी आपको एक दफ़ा। फिर आपको हर हर जो प्लगइन है, जिस फॉर एग्जांपल वो कॉमर्स है, ठीक है, और लॉगिन साइन अप की वेरिफिकेशन वाला है, ईमेल है, ठीक है, बस आप उधर ईमेल अपनी डाल देंगे कि इस ईमेल से जानी चाहिए। बाकी वो डब्ल्यू बी मेल अपने आप खुद वो वाली ईमेल सेंड भी कर देगा और रिसीव भी कर लेगा। तो ये क्रूशल प्लगइन है, क्योंकि इसके बगैर आपकी ईमेल ना जाएगी ना आएगी। तो ये मतलब कि एक तरह से बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करेगा हर प्लगइन के, जिसमें भी ईमेल की ज़रूरत होगी। तो ये आप मतलब कि आपकी वेबसाइट के साथ आपकी ईमेल कनेक्ट हो जाएगी। वो जो डिटेल्स हैं, जैसे कि पोर्ट कौन सी है और उसकी वो पोर्ट सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, बस आपने वो सही सी डिटेल्स फिल करनी है और आपकी मेल कनेक्ट हो जाएगी। फिर आपने वो कॉमर्स यूज़ करना है, या आपने अल्टीमेट मेंबरशिप वाला प्लगइन यूज़ करनी जो हमने कल देखी थी। तो उसमें अपने आप ही ईमेल सेंड हो जाएंगी, और रिसीव तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वो एक तरह से मेल बॉक्स ही होता है। तो आप उसमें ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है। आप सर अली आपको दो प्लगइन्स के बारे में बताएंगे, तो सर अली ओवर टू यू। थैंक यू सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। स्क्रीन शेयर हो रही है सर अब आपको? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप कंटिन्यू। ओके। तो हम ये लोकल डब्ल्यू पी पे आके अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। तो आफ्टर कमिंग ऑन, आज हमने जो प्लगइन देखना है वो बेसिकली देखना है आपकी वेबसाइट के ऊपर अक्सर कुकीज़ आ रही होती हैं, जो कि आपने नीचे वो आपको शो करता है इसको पॉपअप में कि इनको एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें या जो भी करना है। तो वो फीचर किस तरह से ऐड करना है हमने, वो सिंपल उसके लिए भी हम प्लगइन का यूज़ करते हैं। तो उस प्लगइन का जो नाम है वो है कुकीज़ यस। कुकीज़ यस के नाम से वो प्लगइन है। तो उसको डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे आ जाना चाहिए ये मेरे ख्याल से डाउनलोडेड है। नहीं, ये बहुत इजी टू सेटअप है, आपने जस्ट डाउनलोड करना है और वो आपके पास ऑप्शन दे देगा इसको, बल्कि ऑटोमेटिकली वो इसको इनेबल कर देगा। हम इसको एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद ये जितने भी हम प्लगइन्स शुरू दिन से आज तक लेके पढ़ रहे हैं ना, ये मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास कोई लिस्ट मेंटेन कर लें, बिकॉज काफ़ी काम के प्लगइन्स और बाद में आपको कभी एक्सेस करने हो तो इजी रहता है। तो ये सारे ऑथेंटिक जो हैं प्लगइन्स हैं, यूज़ हुए हुए हैं, जो वेबसाइट्स लाइव हैं उनमें चल भी रहे हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि ये कोई इसमें प्लगइन ऐसा हो वायरस वाला या कोई भी मलिशियस प्लगइन नहीं है। खैर, ये क्योंकि ये इसको हमने डाउनलोड कर लिया, अब हमने जो इसका जो बैनर है उसको चेक करना। तो आप उसको यहाँ से आके इजीली उसका लेआउट वगैरह, उसका टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर। जिस तरह ये इस तरह का शो होगा आपको, रिजेक्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल, कस्टमाइज। इसके अंदर क्या टेक्स्ट रखना है आपने, क्या सब कुछ रखना है, वो आप इजीली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हम
किस तरह का है ये कुछ यूएस के स्टेट के लॉज के मुताबिक होता है। तो डिफरेंट प्लगइन आपकी जो यूज़र रिक्वायर करेगा आपका क्लाइंट उसके मुताबिक आप रख सकते हैं। ये प्लगइन लॉक्ड कुछ फीचर्स इसके कि कौन से कंट्रीज में आपने शो करना है कौन से में नहीं। तो वो वही अगेन जो अपने जीपीएल प्लगइन डिस्कस किए थे आप वहाँ से जाके इजीली इसको बाय कर सकते हैं ताकि वो प्रो फीचर भी इसके अनलॉक हो जाएंगे। लेआउट में आते हैं तो आपने इसको बॉक्स में दिखाना है या इसकी प्लेसमेंट क्या करनी है वो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेंट्रलाइज करना है आप उसको भी कर सकते हैं, साइड में दिखाना है वो भी कर सकते हैं। इसके जो नोटिस है उसके अंदर जो भी कंटेंट है लाइट डार्क मोड उसको हर चीज़ को आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। क्लोज का बटन दिखाना है कि नहीं दिखाना, ये मेन चीज़ होती है। अक्सर आपने चेक किया होगा कि हमें क्लोज का ऑप्शन ही नज़र नहीं आता, तो वो क्लोज का बटन भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या कहते हैं हम प्रेफरेंसेस को आप सेट कर सकते हैं कंसेंट की। इसके अलावा नहीं पसंद आ रहा आपको कलर, आप खुद से कस्टम सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रो फीचर है इसका। लेकिन जनरली ये होता है कि बस यूज़र कहता है जो भी हमारा क्लाइंट है कि आप जस्ट कंसेंट वाला एक प्लगइन ऐड कर दो जीडीपीआर वाला, वो हम लोग बस इसको यहाँ से आके ऐड कर देते हैं। तो एक ही छोटा सा प्लगइन था, इसका इतना ज़्यादा कुछ। इसको पब्लिश करते हैं, जाके अपनी साइट के अंदर चेक करते हैं। तो ये आ रहा है नीचे क्योंकि हमने कस्टम वाले सेट किए थे तो इसलिए यहाँ पे वो शो कर रहा है। सेटिंग में हमने ऑप्शन इनेबल किया था। इनको आपकी मर्जी है कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमने इनेबल किया था, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर दें। तो ये छोटा सा एक प्लगइन था जो हमने चेक किया। इसके अलावा मेनली आज हमने जो दूसरा प्लगइन देखना है वो है डैशबोर्ड वाला। अभी तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, बड़ा क्या कहते हैं बड़ा मेस्ड अप है। ये वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है, इसका कस्टमर इतना ख़ास कोई खुश नहीं होता है इससे। तो आप चाहते हैं कि ये कोई ड्राफ्ट वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ ये किसी काम की नहीं है ना, किसी कस्टमर के लिए। या अगर आपकी वेबसाइट को मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, बड़ी कंपनीज में अक्सर ऐसा होता है कि जो एडमिन राइट्स होते हैं वो किसी एक बंदे के पास होते हैं। अगर मैं ई कॉमर्स की एग्जांपल लूँ तो स्टोर कोई मैनेज कर रहा होता है और उसके अंदर जो ऑर्डर्स हैं पेमेंट्स हैं वो कोई और मैनेज कर रहा होता है। तो इसलिए आपको डिफरेंट डैशबोर्ड सबके लिए डिज़ाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक प्लगइन है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं। देन उससे आप काफ़ी काम कर सकते हैं। इस पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। एडमिन के लिए एक अलहदा से क्या कहते हैं आप एडमिन पेज बना सकते हैं। जो वर्डप्रेस का जो लॉगिन पेज है जो डब्ल्यू पी एडमिन से नज़र आता है वो भी डिफ़ॉल्ट है। आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। वो आपको बता देता है को कौन से यूज़र रोल को आपने कौन सा डिज़ाइन दिखाना है। इस पूरे साइड बार को आप कलरफुल बना सकते हैं, जैसे आप मर्ज़ी चाहें उसको बना सकते हैं। हम प्लगइन्स में चलते हैं। प्लगइन्स के अंदर ऐड प्लगइन और उसके साथ अल्टीमेट डैशबोर्ड के नाम से एक प्लगइन है, ये वाला। इसको इंस्टॉल करते हैं। एक्टिवेट। ये हमारे पास लेफ्ट साइड में शो होना शुरू हो गया। जितने भी ये विजेट्स हैं डैशबोर्ड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप इनको इनसे हाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने वो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर दिए हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो हाइड कर देता है। हम यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अल्टीमेट डैशबोर्ड में जाते हैं, इसके सेटिंग वाले पेज में जाते हैं। तो ये देखा रिमूव ऑल विजेट्स ऑलरेडी इनेबल्ड है। तो कोई वेलकम पैनल वाला एक्टिविटी वाला जितने भी ये बजट्स हैं इसके अंदर जो किसी काम के नहीं है आप उनको रिमूव कर सकते हैं। थर्ड पार्टी बजट्स आते हैं अक्सर, अगर आप एलिमेंटर डाउनलोड करते हैं या वो कॉमर्स करते हैं उनके अपने अलग बजट्स आते हैं। तो जिस तरह वो कॉमर्स के अक्सर आ रहे होते हैं कितने ऑर्डर्स चले गए, कितने ऑर्डर्स रिसीव हो गए, करंट कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं।
WP मेल SMTP के काफ़ी आते हैं, एलिमेंटोर के आते हैं, तो आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्लगइन भी प्रो है। इसका जो GPL वर्जन है वो आपके साथ शेयर कर देंगे हम लोग, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर जो 2 चीज़ें और हैं, जो हमारे पास एडमिन पेजेज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आप एडमिन पेजेज़ यहाँ से आके डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसा आप चाहें। ऐड एडमिन पेज, तो उसका आप कोई भी टाइटल रख लें, उसके अंदर आप क्या कहते हैं, अपनी मर्ज़ी के विजेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। मैं भी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा जो कि कंप्लीटली डिज़ाइन्ड है इस प्लगइन के यूज़ करते हुए। रिमूव पेज टाइटल, रिमूव पेज मार्जिन, रिमूव एडमिन नोटिसेस। इसको हम चाहिए भी प्रो फीचर्स के साथ उसके अंदर आता है, ठीक है। एडमिन पेजेस, अभी इस पेज में कुछ भी हमने डिज़ाइन नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये हमें सिर्फ डैशबोर्ड दिखा रहा है। इस पेज के अंदर मज़ीद हमें कुछ नहीं दिखा रहा। तो उसको एडिट करते हैं। एडिट करके आप इसमें पिक्चर्स अपनी मर्ज़ी की डाल दें। विजेट्स आप अपनी मर्ज़ी के इसमें डाल सकते हैं, वो यहाँ से हम ऐड करेंगे। विजेट्स आप पहले बनाएंगे डैशबोर्ड के, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें ये ऑलरेडी हमने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। वो है बैक लिंक ट्यूब। ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा सेम उसी प्लगइन से डिज़ाइन हुआ हुआ पेज है। तो ये अपनी मर्ज़ी के हमने इसमें विजेट्स डाले हुए हैं। इसमें डेवलपर सपोर्ट का एक ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर ये अगेन उसी WP SMTP मेल के अंदर अटैच्ड है। उसके ऊपर जितनी भी मेल्स आएँगी वो उसी प्लगइन के थ्रू आएँगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस इनसाइट, फॉर्म सबमिशन, ये सारे उसी यूज़र के रिक्वायरमेंट थी, तो उसके मुताबिक सेट किए गए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप कस्टमाइज़ भी यहाँ से इसको आके कर सकते हैं। इसमें ना सारे सब में फीचर्स लॉक हैं। प्रो अभी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने आपको एग्जांपल दिखा दिए। प्रो जो ही अवेलेबल होगा, एक तो वो आपको बता भी देंगे हम चैनल के अंदर, और दूसरा इसके अंदर भी हम कर नहीं सकते बिकॉज़ सारे इसके जो हैं वो लॉक्ड हैं। तो इसलिए हम डिज़ाइन नहीं कर रहे इसको अभी, वरना आप यहाँ से आके इधर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें कोई मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है? सर इसमें कोई चीज़ रिमेनिंग है बताने वाली, क्योंकि ज़्यादातर इसमें चीज़ें यही सर हैं। ये लॉगिन कस्टमाइजर वाला, ये नीचे वाले भी बताए ना सारे, ये कि इसमें क्या क्या कर सकते। अच्छा, लॉगिन कस्टमाइज़र वाले, जो हमारा लॉगिन पेज है वर्डप्रेस का, जो मैंने आपको पहले बताया था, उस पेज को कस्टमाइज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही सर? जी ये जी, तो वो जो लॉगिन के लिए आता है वही। क्या वो भी मेरे ख्याल से प्रो में तो नहीं है। मे बी प्रो में हो वो। तो आप जो वेबसाइट हमने बनाई ना वो दिखाएं, जो, हाँ, तो इसमें जो क्या? लेफ्ट वाले ना इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या क्या है। हर पेज पे क्लिक करके देखें, नेम चेंज है जो आम वर्डप्रेस का नहीं होता, और जो ये इसके जो आइकन्स है वो चेंज है। यप, अच्छा, ये डैशबोर्ड जो पेज आ रहा है, देखें अगर आप, सेम वही पेजेस हमारे पास, थोड़ा सा डिज़ाइन वही है, लेकिन क्या है कि सिर्फ साइड बार डिज़ाइंड है, ऊपर से हेडर डिज़ाइंड है इसका नए सिरे से, और बाकी जो है साइड बार के आइकन्स को हमने डिफाइन किया हुआ है सारा। तो सारा कस्टमाइज्ड है ये। इसके अलावा इसमें और कौन सा ऑप्शन अवेलेबल था? लॉगिन रीडायरेक्ट का। अक्सर क्या होता है, वेबसाइट्स के अंदर उन लोगों ने WP एडमिन को थोड़ा सिक्योर किया होता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो हम /WP एडमिन लिखेंगे तो उस पर चला जाएगा। तो आप उस लॉगिन यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे लॉगिन यूआरएल रख सकते हैं। WP एडमिन से कभी भी वो एक्सेस नहीं होगा, और अगर कोई WP एडमिन से उसको एक्सेस करेगा तो उसको हम लोग फिर 404 पे भेज देते हैं। तो ये चीज़ आपकी लॉगिन रीडायरेक्ट से
आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, मेरी तरफ से भी इतना ही है। इसमें मज़ीद अगर कुछ ऐड करना है तो आप कर दें, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। जी, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नजर आ रही है सर? जी जी, आ रही है। अच्छा, तो जब वो आपको जो मैं बता रहा था अभी, WP मेल वाला, तो मैंने आपको कहा आपको एग्जांपल दिखा दूं। जैसे हमारी आम जीमेल होती है, ठीक है, ये हमारी आम जीमेल हो गई। तो ये तो ऐसे खुलती है, ठीक है। एक स्टैक मेल है, ये वेब मेल का प्रोवाइडर है, ठीक है। तो एक हमारे पास ईमेल है, जैसे जिसके आखिर पे डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये भी आपको दिखा देता हूँ इसका, ये कैसी होती है, इसका इंटरफेस कैसा होता है। ये हर डिफरेंट टाइप के प्रोवाइडर हैं तो उनका डिफरेंट टाइप का डैशबोर्ड होता है। तो देखें इधर थोड़ा सा डिफरेंट है आम उससे। इधर वो स्पेस बताता है कितनी है आपके पास पड़ी। बाकी कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, सेटिंग में जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें जो आम एक ईमेल में हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड। ये मेल्स में जाते हैं, ठीक है। अब एक जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने लिस्ट किया है कुछ, ठीक है। तो देखें उसकी डिटेल्स वैसे आ गई हमारे पास कि उसका नाम क्या है, ये WP फॉर्म से है ना, उसकी ईमेल क्या है, उसका रीजन क्या है, उसकी वेबसाइट का URL क्या है। तो वो हम जो भी फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालते हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो ये है, इस पे आपको सारी इसी तरह मेल्स वगैरह आएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत, मतलब कि हर कोई यही यूज़ करता है। आम ये जीमेल का इस्तेमाल कम ही करते हैं। अब जैसे बुकिंग हो गया है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉट, तो एक बुकिंग हुई है, उसका डेट क्या है, ठीक है, उसका टाइम क्या है, ईमेल क्या है उसकी, और उसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। तो यूजुअली ये होता है। तो और जैसे जो वेरिफिकेशन ईमेल है वो भी इस तरह जाती है, ठीक है। और तो ये है एक प्लगइन, सॉरी, ये है एक ईमेल जो हम यूज़ करते हैं। WP मेल, स्टैक मेल इसका प्रोवाइडर है। तो इसी की डिटेल सारी हम ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का? तो जी, मुझे ये समझ नहीं आई, ये स्टैक मेल लेदर से क्यों है जब सारा कुछ हम लोग वर्डप्रेस के अंदर मैनेज कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ईमेल है, जैसा gmail.com है ना, ये stackmail.com है। तो इस पे सिर्फ ईमेल हम इंटर करते हैं, मतलब ईमेल के देखने के लिए, अपनी ईमेल्स जो आई हैं हमें और जो गई हैं, ऑटोमेटिकली जाएंगी ईमेल यहाँ से, सेंड होंगी। ये मेल बॉक्स है। ओके, ठीक हो गया। हम्म। यानी जिस ये तरह एक, वो आपने शुरू में गूगल सेलेक्ट किया था, वहाँ पे स्टैक मेल का भी ऑप्शन होगा। हाँ आई एम स्टैक राइट? मेल का, हाँ यस यस, स्टैक मेल का ऑप्शन होगा। होस्टिंग के अंदर उसकी डिटेल्स होंगी, वो डिटेल्स पेस्ट करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा वर्डप्रेस से। तो सारी ईमेल जो रिसीव होंगी वो यहाँ पे आएंगी। फॉर एग्जांपल ये जीमेल की तरह एक्ट करेगा, बस ये जीमेल है हमारी, हमने मेल्स वगैरह देखनी है, सेंड अपने आप हो जाएंगी, सेंड का हमें इशू नहीं है। जो रिसीव होंगी वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगी, हमें कुछ भी खुद सेंड नहीं करना। वो सारा काम हमारा ऑटोमेट हो जाएगा। राइट। यस। तो और क्वेश्चन, असलम आपका क्वेश्चन है? नो सर, आप कंटिन्यू करें। जी। तो अगर टाइम पड़ा थोड़ा सा, तो अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इस बारे में ना, डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम बच गया। हम्म, जो अच्छा आपने तो शुरू में क्या कहते हैं, इस थीम डेवलप कर रहे थे आप, तो जी वहाँ जी से भी आप एलिमेंटोर के थ्रू पेज डिजाइनिंग कर रहे थे। तो जी कल जी। को अगर कोई अपडेट आती है एलिमेंटोर की, अगर आपने अपने मुताबिक उसको नहीं किया हुआ, तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं हम्म, क्रिएट करेगा अगर हम उससे डिजाइन करते हैं? क्योंकि फिर अगर उसी से डिजाइन करना है तो फिर हमारे अपने थीम डेवलप करने का मकसद नहीं रहता ना। नहीं नहीं, वो बस एक ऑप्शन है, ऐसे उन्होंने दिया एलिमेंटर वालों ने कि थीम बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो वो अपनी उस पे अलग से थीम बनेगी। आप किसी, जैसे ये बेस थीम है ना, ब्लॉक थीम है, इसका आप यूज करके उस पर बना सकते हैं, लेकिन वो कस्टम थीम डेवलपमेंट में नहीं काउंट होगी। तो यही कस्टम है, इसमें सब कुछ स्क्रैच से बनाना, तो ये है। सही कह रहे हैं आप। ठीक हो गया। तो
हम देखते हैं अपनी फाइल्स में जा। अच्छा, तो देख लिया कि हमने कैसे आएंगी वहाँ पे। ये सारा कोड्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है। तो सारा कोड है इसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल हम फ्रंट पेज के लिए ना कोड कॉपी करते हैं, इसमें कुछ सेक्शन है। ठीक है। तो वो फ्रंट पेज में हम डालते हैं, तो ये आपने कोड खुद ही लिखना है, HTML का बेसिक कोड है। ठीक है, आपके सामने ही है। और इसमें कुछ PHP भी है थोड़ी थोड़ी। तो कल देखेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में ना। आज तो बस ये मेरा था नहीं टॉपिक, बस आज यही पढ़ाना था मैंने आपको। फंक्शन डॉट PHP में आपको मैं समझाता हूँ कि हमने लिंक कैसे करना है CSS को। ठीक है, वो हम फंक्शन डॉट PHP में करेंगे। ठीक है, ये इस फंक्शन को देखें आप। ठीक है, तो ये ऊपर वाले फंक्शन को भी स्किप करते हैं ज़रा। तो देखें, WP इनक्यू स्टाइल। ठीक है, और थीम स्टाइल, और गेट स्टाइल शीट डॉट URI। ठीक है, इसका मतलब URL के स्टाइल शीट का जो भी इधर URL पड़ा है वो आप ले लें। ठीक है। तो ये एक मतलब कि पहले से फंक्शन है जो हम स्टाइल शीट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सारी वेबसाइट पे अप्लाई कर देगा अगर हम इस तरह इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ऐड एक्शन होता है हर फंक्शन के बाद, ताकि वो फंक्शन तो बन गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस लाइन में होती है, ऐड एक्शन। और इससे वो ऐड कर देता है। ठीक है। तो सिंपली ये है कि जो भी स्टाइल शीट की फाइल होगी वो इस तरह इस कोड से लिंक हो जाएगी। तो ये है बाकी। और कोई कोड हेडर और PHP का कोड है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे, कल हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएंगे। फ्रंट पेज हो गया, हेडर फंक्शंस हो गया, इंडेक्स डॉट PHP में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी साइट पे क्या असर पड़ा है। पहले पहले तो अपनी थीम देखते हैं, अपनी थीम एक्टिवेट करते हैं। अब विजिट साइट करते हैं। तो ये इन क्यों नहीं हुई। देखें, ये इधर हमारा वो फ्रंट पेज पे जो टेक्स्ट वगैरह था ना, वो सारा आ गया है। तो मे बी इसका नेम, एक सेकेंड। तो कल देखेंगे, मे बी इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, इस वजह से ऐड नहीं हो कर रहा। तो या मेरे ख्याल से इधर ना, जैसे मैंने एक दफ़ा पहले कर चुका हूँ ना, तो इधर नंबर डालना पड़ता है। उस नंबर को ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ता है जब भी चेंजेस करते हैं। तो वो कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एक दफ़ा स्टाइल शीट डाल दी है तो दोबारा डालेंगे तो नंबर को ना इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे 1.1 है तो उसे 1.2 करना पड़ता है। तो कल ये भी कल के टॉपिक में हम ये पढ़ लेंगे। आज तो हमारा ये था कि क्या क्या अभी हमारे पेज पे कुछ कंटेंट तो शो हो रहा है, इस पे स्टाइल्स अप्लाई नहीं हुए, कल देखेंगे कि स्टाइल कैसे अप्लाई करने हैं। और बाकी प्लगइन्स के बारे में आपको बता गया। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और जो सर ने प्लगइन दिया कही है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आज ही के उसमें, या फिर मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि प्लगइन हमने यूज़ कर लिया, अपलोड कर दिया। ठीक हो गया। तो आप क्वेश्चन थोड़े बहुत ले लेते हैं, बाकी फिर इसके बाद सेशन हम एंड कर देंगे। दो तीन स्टूडेंट्स आए हैं, किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछिए। और असाइनमेंट भी सबमिट कर दें, क्योंकि सिर्फ दो ही असाइनमेंट आई हैं, तो थोड़ा सा पेची बनाना था एक। तो वो भी आप कोशिश करेंगे सबमिट कर दें, तो हम उसको भी देख लेंगे फिर। तो 5:50 पे हम सेशन एंड कर देंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर लें लोग चैट में। अच्छा, अगर PHP ना आती हो तो अगर आपने थीम डेवलपमेंट करनी है तो PHP तो आनी चाहिए, और अगर प्लगइन डेवलपमेंट करनी है तब भी आनी चाहिए। अगर आपने बेसिक वर्डप्रेस को यूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है PHP, वरना फिर आपको सीखनी पड़ेगी इन दोनों चीज़ों के लिए। तो हमारा कोर्स बेसिकली वर्डप्रेस का है, एडवांस वर्डप्रेस का, तो इसमें PHP तो नहीं सिखाएंगे आपको, लेकिन उसका थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे। अगर आप PHP सीख लेंगे तो फिर आप इजीली थीम वगैरह बना सकते हैं,
क्योंकि एक एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो, तो उसके लिए आपको तो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सर मेरा एक और क्वेश्चन है, थीम रिलेटेड नहीं लेकिन वर्डप्रेस के कैरियर रिलेटेड, राइट? जी जी। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वर्सेस वर्सेस वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, कौन सा इजी है सीखने में और किसकी डिमांड है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर? तो ये हमने ना मेरे ख्याल से फर्स्ट डे में कवर किया था। अब मेरे पास स्लाइड्स नहीं है तो, लेकिन मैं मैं आपको जी जी। अनफॉर्चुनेटली मैं फर्स्ट वीक में नहीं था ना। अच्छा अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। स्लाइड्स देख लेते हैं, वरना वैसे आपको बता देता हूँ। तो हाँ, तो ये है कि इसमें हम देखेंगे। अच्छा, हम पूरे वीक पढ़ते आ रहे हैं कि थीम्स हमने यूज़ करनी है प्लगइन्स और उसकी कस्टमाइजेशन में। तो अगर देखें फॉर एग्जांपल, सर ने अभी आपको वेबसाइट दिखाई थी बैकलिंक ट्यूब, ठीक है, वो थोड़ी स्लो थी। तो उसका इशू ये है कि वो उसको मेंटेन नहीं कर रहा कोई, तो इस वजह से वो थोड़ी स्लो हो गई टाइम के साथ। तो अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो स्लो हो जाती है, अपडेट नहीं करेंगे चीज़ें तो स्लो हो जाएगी। ठीक है, वीक 6 में मैं आपको बताऊंगा कि इसको अपडेट कैसे करना है, और इसको मतलब कि खुद ब खुद ऑटो अपडेट पे कैसे लगाना है। ठीक है, उसके लिए एक प्लगइन यूज होती है, उसमें आप मल्टीपल, जैसे आपकी वेबसाइट्स हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं, तो 15-20 वेबसाइट आपने मैनेज करनी है। ठीक है, आप उनसे मंथली चार्ज भी कर सकते हैं कि भाई मैं आपकी वेबसाइट मैनेज करूंगा, तो उसके चार्ज लूंगा। तो आप उससे चार्ज कर सकते हैं, कोई इशू होगा तो वो आपको प्लगइन भी बताएगी। ठीक है, तो इसको फास्टर इजी होती है, नॉन कोडिंग जिसका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए इजी होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर बहुत हद तक, ज़्यादा हद तक कस्टमाइजेशन चाहिए होती है तो उसके लिए मसला बन जाता है। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, कभी कभार एरर्स आते हैं काफ़ी सारे और टाइम लग जाता है। लेकिन जहाँ वन स्टैक की बात है, या हम फुल स्टैक की बात है, या कोई भी स्टैक हो, ठीक है, या लारावेल हो, जो भी है, तो उस पर आपके पास हर चीज़ का कंट्रोल है। ठीक है, कोई चीज़ खराब हो जाती है तो आप उसका बेसिक से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिया होता है सब कुछ, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी इसमें आपको टाइम ज़्यादा चाहिए सीखने के लिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई चीज़ सस्टेनेबल रखनी है तो आप वेब डेवलपमेंट पे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। अब जैसे ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ठीक है, अगर आप उसको वेब डेवलपमेंट में बना रहे हैं और आपका बहुत बड़ा ब्रांड है, तो फिर आप बना लें। अगर आपका स्टार्टिंग ब्रांड है तो आप खुद बना सकते हैं ई कॉमर्स स्टोर, तो आप उससे यूज़ कर लें। तो आपके यूज़ केस पर डिपेंड करता है कि क्या आपको चाहिए। तो दोनों के ही अवेलेबल होते हैं कस्टमर्स, वर्डप्रेस के भी, वेब डेवलपमेंट के भी। तो यूजली वर्डप्रेस की थोड़ी प्राइस कम होती है, और वेब डेवलपमेंट की प्राइस ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है कि केस टू केस के भाई क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या इसका यूजेज है, क्या आप किस लिए इस्तेमाल करना है। अब एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आप HTML CSS बना सकते हैं, उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। आप चाहते हैं कि HTML CSS बनानी है, उससे बनाने बना वर्डप्रेस से बनाने का टाइम बचाना है, तो आपकी अपनी मर्जी है। या फिर आपके यूज केस पे डिपेंड करता है ना। अगर आप बना रहे हैं कोई मल्टीपल डैशबोर्ड है उसमें, ठीक है, और आप चाहते हैं वो फास्ट हो, ठीक है, ये थोड़ा स्लो होता है वर्डप्रेस आम उससे, तो फिर आप किसी स्टैक का इस्तेमाल करें। पर आपको उसमें ये ध्यान है कि आपको उसमें पे करना पड़ेगा किसी को, और उसकी मेंटेनेंस इतनी जल्दी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उस पर सारी चीज़ें मतलब कि बंदा सही तरह करे तो कोई ज़रूरत नहीं होती मेंटेनेंस की, क्योंकि उसमें प्लगइन्स तो यूज़ नहीं करेंगे ना। अगर आपने ईमेल भी कनेक्ट करनी है तो वो खुद करनी है आपने, ठीक है, या फिर कोड उठा लेंगे आप, जो स्टार्टर कोड होता है एक तरह से, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। जी जी सर, थैंक यू। जी। अच्छा, ये सवाल है अब्दुल्ला का कि सर PHP बैकएंड के लिए यूज़ होती है ना? जी जी, PHP बैकएंड के लिए यूज़ होती है वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, तो जब से ये बना है तो PHP ही पे चल रहा है। तो PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये PHP से इसका बैकएंड सारा बना हुआ है। और अच्छा, सर जैसे जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको HTML और CSS आनी चाहिए वेब डेवलपमेंट के हिसाब से, तो जी जी, पीएचपी के लिए प्री रिक्वाइजिट क्या क्या है? कुछ भी नहीं है उसके लिए भी, यही HTML CSS। अगर आप मतलब के, हाँ, जाहिर सी बात है, उसके लिए भी HTML CSS है, क्योंकि वो भी एक वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जैसे ओके। HTML CSS PHP है, इसी तरह HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। तो ओके हम्म। ओके। CSS थोड़ा सा जो है ना वो सख्त है, हालांकि वो
मेरे लिए तो सख्त है कि डिजाइनिंग, इसमें डिजाइनिंग वगैरह तो थोड़ा सा हार्ड है। तो किस नहीं आनी हम्म। चाहिए वो आपको, CSS PHP असल आफ्टर? में दो फील्ड्स हैं, लोग इनको मिक्स कर देते हैं। तो अगर आप देखें जाके फाइबर पे, वेब डिज़ाइन की अलग फील्ड है। वो उसमें इतने सारे रूल्स हैं, ठीक है। एक तो सिर्फ एक रूल पढ़ा था हमने, गोल्डन रूल, उसके अलावा इतने सारे रूल हैं जो ये वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिज़ाइन मौजूद हो तो सीएसएस करना, कोई सीएसएस से उसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करें, फिग्मा पे वो से बनाएं। तो ये अलग फील्ड है दोनों। हर वेबसाइट इस तरह नहीं बनती कि एक बंदा आया और उसने बनाना शुरू कर दी। उसके पीछे थॉट होती है, उसके पीछे डिजाइन होता है, उसके पीछे लॉजिक भी होता है सारा। तो अगर अच्छी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो इसी 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 को मद्देनजर रखते हुए आपने अगर डिजाइनिंग करनी है तो आप क्या कहते हैं, फिग्मा पे डिजाइनिंग करें। सीएसएस से आपको इतनी आनी चाहिए, फ्लेक्स बॉक्स तक आनी तो चाहिए, ग्रिड तक जो हमने कवर किया है। फ्लेक्स बॉक्स, अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स आता है तो आप सारी अलाइनमेंट अरेंजमेंट कर लेंगे। उसमें अगर कोई बात की चीज़ आएगी भी सही, फॉर एग्जांपल एनिमेशन वगैरह, उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट, अगर आपने सीखनी है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है, जी सैप, ठीक है। तो वो वर्डप्रेस में भी होता है जी सैप। तो आप जी सैप सीख लें, आपकी सारी एनिमेशन का मसला हल हो जाएगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जी सैप और फास्ट होती है ये, ठीक है। अगर आप ये सीख लें, ये फ्री है, मतलब कोई इसमें चार्ज नहीं है। तो ये अगर आप सीख लें तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये वर्डप्रेस में भी हम यूज़ करते हैं। अगर आपने देखी होंगी ना 3D एनिमेटेड वेबसाइट, तो वो इसी से बनती हैं। या फिर फुल जो एक और 3D टाइप की होती है, वो दूसरी उससे बनती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसका क्या नेम होता है, जो थोड़ी बहुत आप इससे कर सकते हैं डिजाइनिंग, एनिमेशन वगैरह। तो ये है। जी सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? तो अगर आपने सही तरह इसको सीखना है तो बस यही है कि आप पहले इंस्टॉल कर लें। एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर बेशक आप इसे छोड़ दें, कोई ये इतना कोई मुश्किल स्किल तो है नहीं। अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जी तो सर। फॉर हाँ। फॉर एग्जांपल कोई मुश्किल काम आ गया, ठीक है, तो आपको सर्च करना आना चाहिए, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाएं, उसे पूछें हाउ टू कनेक्ट माई मेल विद वर्डप्रेस यूजिंग प्लगइन। तो आती इससे डेवलपमेंट तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आपने ये लैंग्वेज नहीं सीखनी तो देखें, आपने उसने बता दिया कि इतनी सारी प्लगइन है, ये काम कर लो। तो इससे तो मतलब कि आप 1-2 मिनट में सीख सकते हैं कि भाई कैसे मैंने क्या करना है। सब कुछ बता रहा है वो आपको, ठीक है, कि कहाँ कहाँ जाना है, और ये उस जगह तक बता रहा है कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, पोर्ट लिखो, नाम लिखो। तो अगर आपने कोई थीम बनानी, कोई मसला आ गया, आप इससे पूछें, आपको वर्डप्रेस, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये आधी चीज़ें वर्डप्रेस की आपको बता देगा इजीली। काफ़ी डिटेल से बता देता है और मसले हल भी कर देता है। तो बेसिक जब हम कोडिंग करते हैं ना, उससे क्या कहते हैं, मर स्टैक या कोई स्टैक से, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको डीबग करना। तो ये इजीली डीबग हो जाती है, तो इतना इशू नहीं है इसका। अच्छा सर, वैसे मेनली थीम डेवलपमेंट को ज़्यादा काम आती है? नहीं नहीं, कोई इतना कोई खास काम नहीं है। सीनियर लेवल की बात है, मतलब ये अगर वर्डप्रेस में आप सीनियर जाएंगे ना तो फिर, या हुँ, प्लगइन से। क्योंकि कस्टमर्स मेरा ख़्याल है जो जो अगर फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें उसमें मेरा ख़्याल है थीम डेवलपमेंट नहीं करवाते, अनलेस नहीं, आपकी अपनी कोई कंपनी में बनाना हो या फिर कोई इस तरह का हाँ, सीन अपनी हो। कंपनी है, उसकी प्लगइन बनानी है या उसकी थीम बनानी है, या फिर आप करते ही थीम डेवलपमेंट है किसी के लिए, तो ये यूजली इसकी प्राइस तो हाई होती है काफ़ी। एक थीम बनानी है, अगर, और थीम का लेवल पे डिपेंड करता है थीम कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर आप कर सकते हैं। वरना कोई कोई क्या करेगा, कोई ऐसे सिंपल थीम लेगा, इसमें सारा डाटा डिलीट करेगा और कस्टम आपकी वेबसाइट बना देगा। वो कस्टम थीम, उसे उस कस्टम थीम नाम देते हैं लोग उसे। एक इसी पे वेबसाइट बना के उसको फिर रख लेते हैं अपने पास, इसका सारा डाटा कॉपी कर लेते हैं और इसका नेम चेंज कर देते हैं एज अ ब्लॉक। ऐसा इसको मतलब एक एक बिल्डिंग ब्लॉक यूज करते हैं। किसी भी थीम को एक्टिवेट कर लिया, उस पर सारा डाटा इरेज कर दिया, उस पर अपनी वेबसाइट बना ली ई कॉमर्स की, और उसको अप नेम चेंज करते, डिटेल सारी चेंज कर दी और उसकी थीम बन गई।
तो इसको लोग कस्टम थीम डेवलपमेंट बोलते हैं। स्क्रैच से कोई भी नहीं बनाता, मतलब कि एलिमेंटर से सारी चीज़ें बना लेते हैं और फंक्शंस फिर उसमें ऐड कर लेते हैं प्लगइन्स के जरिए। फिर वो प्लगइन डिपेंडेंट होती हैं, वो थीम होगी उस थीम में, उस वेबसाइट में वो प्लगइन्स होंगी तभी वो थीम वर्क करेगी। तो वही प्लगइन्स पे डिपेंड रहती है। लेकिन आपने देखा ये जो सिंपल थीम्स है इस पे प्लगइन डिपेंडेंट नहीं है ये। तो इसी तरह लोग करते हैं, मतलब आम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह लोग डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा सर, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए वर्डप्रेस सीखनी है और वर्डप्रेस के बाद एलिमेंटर और ऐसी कौन सी जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है इनको सीखनी है? बस प्लगइन्स। अच्छा। सिर्फ एज ए बट वर्डप्रेस डेवलपर? अच्छा, इसके लिए तो जो प्लगइन्स आपको बताएंगे 2-3 दिनों के अंदर अंदर वो सारी प्लगइन्स आनी चाहिए। और आपको थीम इसका आइडिया होना चाहिए। बाकी कोई मसला आ जाए तो फिर आप उसको सर्च कर लें, वो हल हो जाएगा। बाकी डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना आना चाहिए। इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, वो भी आखिर में कवर करेंगे। बस यही चीज़ें चाहिए। कोई नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं तो यही चाहिए। तो सेकंड वीक से शुरू किया, अगर आप वही कर लें तो आ जाएगा आप। जी सर, मैं इंशाल्लाह अभी कोशिश करता हूँ कि जो है ना वो फर्स्ट वीक भी लेक्चर्स ले लूँ। जी मतलब इस कोर्स के बाद हम अपने गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। जी जी, कर सकते हैं ज़रूर। पहली किक तो अच्छी नहीं बनेगी, आप थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर वो अच्छी आप बना लेंगे। पहले बंदा तो करता है तो सीखता है ना, किए बगैर आप मुझे देखते रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। जी। अच्छा, तो टाइम हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, तो सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। तो बाकी कल हम थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, और प्लगइन्स कोई होगी तो जो कॉमन है तो वो भी पढ़ा देंगे सर।